नमस्ते दोस्तों, मैं हरिओम शर्मा फोकस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। वादे के मुताबिक मैं आज 6 बजे आपकी सेवा में फिर उपस्थित हुआ हूं और मैं कुछ प्रश्नों को लेकर आपके सामने आया हूं जो राजस्थान के इतिहास और कला संस्कृति से संबंधित है। और वो प्रश्न निश्चित रूप से आपके किसी न किसी बिंदु को, किसी न किसी टॉपिक को क्लियर करने में मदद प्रदान करेंगे। तो आइए बिना समय गंवाए हम राजस्थान के कुछ प्रश्नों से अपना परिचय करवाएं, इंट्रोड्यूस करें उन प्रश्नों को। तो देखिए, पहला प्रश्न मैं स्क्रीन पर आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। ये प्रश्न है 1743 में, यानी 1743 में सवाई जयसिंह की मृत्यु के बाद जयपुर का शासक कौन बना। सवाई जयसिंह की मृत्यु के बाद जयपुर का शासक कौन बना। ऑप्शन ए है माधो सिंह प्रथम, ऑप्शन 2 है प्रताप सिंह, ऑप्शन 3 है ईश्वरी सिंह या ईश्वर सिंह, ऑप्शन 4 है मान सिंह। आपको उत्तर देना है। तब तक आप इस प्रश्न का उत्तर सोचें। मैं थोड़ा सा इस प्रश्न की व्याख्या कर देता हूँ आपके सामने। यहाँ ये पूछा गया है कि सवाई जयसिंह की मृत्यु के बाद जयपुर का राजा कौन बना। तो सबसे पहले हम सवाई जयसिंह के बारे में बात करें। ये कहानी शुरू होती है 1717 से, जब 1717 में औरंगज़ेब की मृत्यु हो गई थी। तो उत्तराधिकार को लेकर औरंगज़ेब के 2 पुत्र मुज्जम और आजम संघर्ष करने लगे अपने पिता की वसीयत को प्राप्त करने के लिए, अपने पिता की गद्दी को प्राप्त करने के लिए। दोनों ही पुत्र संघर्ष करने लगे। दोनों ही पुत्रों ने अपने अपने समर्थकों को अपने अपने पक्ष में संघर्ष करने के लिए बुलाया। तो राजस्थान के जो राजा थे, आप सभी को पता है, मुगलों के साथ उनके मैत्रीय संबंध थे। अतः राजस्थान के राजा मुज्जम और आजम के रूप में 2 भागों में विभक्त हो गए। कई राजाओं ने मुज्जम का साथ दिया उत्तराधिकार के संघर्ष के अंतर्गत, और कई राजाओं ने आजम का साथ दिया उस उत्तराधिकार के संघर्ष में। और ये उत्तराधिकार का संघर्ष एक भयानक युद्ध के रूप में इतिहास में सामने आया, और उस युद्ध को हम कहते हैं जाऊज का युद्ध। जाऊज का युद्ध कहते हैं हम उसे दोस्तों। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ जाऊज का युद्ध। और मित्रों, ये युद्ध हुआ था 1717 में, 1707 में, सॉरी, ये युद्ध संपन्न हुआ था। अब ध्यान से सुनेंगे इस युद्ध के विषय में। इस युद्ध में होता क्या है, इस जाऊज के युद्ध में जो सवाई जयसिंह था, जयपुर के राजा हैं सवाई जयसिंह, आप लोग सभी जानते हैं, अंतिम अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा, राजस्थान का पहला वो राजा जिसने विधवा विवाह को प्रोत्साहित किया था। एक महान निर्माता के रूप में सवाई जयसिंह जाने जाते हैं। इन सवाई जयसिंह ने जाऊज के युद्ध में आजम का साथ दिया, जो आजम औरंगज़ेब का एक पुत्र था। ठीक है, लेकिन स्थिति ये आई कि जब ये युद्ध हुआ तो उसका परिणाम जो था वो मुज्जम के पक्ष में चला गया। सवाई जयसिंह ने जाऊज के युद्ध में आजम का साथ दिया, जबकि परिणाम मुज्जम के पक्ष में आया। और मुज्जम 1707 में बहादुर शाह प्रथम के नाम से देश का नया मुगल बादशाह बनाया जाता है। चूँकि इस युद्ध में, जाऊज के युद्ध में, सवाई जयसिंह ने साथ दिया था आजम का और बादशाह बना मुज्जम। तो मुज्जम ने गद्दी पर बैठते ही सवाई जयसिंह को सबक सिखाने के लिए आमेर को खालसा घोषित कर दिया। यहाँ खालसा का मतलब है वह भूमि जो केंद्रीय सत्ता के अधीन हो, अर्थात
आमेर के राज्य को मुगल साम्राज्य का एक अंग बना लिया गया। आमेर का नाम बदलकर मोमिनाबाद रख दिया गया और सवाई जय सिंह को गद्दी से निष्कासित कर दिया गया। सवाई जय सिंह के हाथ से जब गद्दी निकली तो सवाई जय सिंह अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए राजस्थान के दो राजाओं के साथ अपना हाथ मिलाते हैं। एक राजा था जिनका नाम था अमर सिंह द्वितीय। ध्यान से सुनेंगे, अमर सिंह द्वितीय जो थे मेवाड़ के महाराणा थे और इन मेवाड़ के महाराणा के साथ सवाई जय सिंह ने एक संधि करी जिसे देबारी संधि कहा जाता है। इनके बारे में विस्तार से हम क्लास में चर्चा करेंगे जब हम लोग विस्तृत रूप से राजस्थान के इतिहास के विभिन्न पहलुओं के ऊपर हम चर्चा करेंगे तो वहाँ खूब सारी इनके ऊपर बातें करेंगे। फिलहाल प्रश्नों की दृष्टि से मैं मोटा मोटा आप लोगों को समझा देता हूँ। अमर सिंह द्वितीय जो कि मेवाड़ के राजा थे और सवाई जय सिंह के मध्य एक समझौता हुआ जिसे देबारी समझौता कहा जाता है। इस देबारी समझौते के अंतर्गत अमर सिंह द्वितीय ने सवाई जय सिंह से अपनी पुत्री चंद्र कंवर का विवाह किया और चंद्र कंवर के विवाह के समय अमर सिंह ने यह शर्त रखी थी कि चंद्र कंवर के गर्भ से होने वाला बेटा ही आमेर की गद्दी का उत्तराधिकारी होगा। यानी सवाई जय सिंह की जब मृत्यु हो जाएगी तो अमर सिंह ने कहा कि मेरा जो नवासा यानी मेरी बेटी होगी ना चंद्र कंवर, वो चंद्र कंवर का जो बेटा है वो ही आपके बाद राजा बनेगा। अगर आपको ये शर्त मंजूर हो तो मैं आपको आमेर का राज्य पुनः दिलाने में आपकी मदद कर सकता हूँ। सवाई जय सिंह की हालत क्या थी आप लोग को पता है, गद्दी हाथ से निकल चुकी थी। अतः उन्होंने मजबूरी में ये समझौता कर लिया और अमर सिंह की पुत्री चंद्र कंवर के साथ अपना विवाह करवा लिया। ठीक है, अब सवाई जय सिंह क्या करता है, अपनी स्थिति को और मजबूत करने के लिए मारवाड़ के राजा अजीत सिंह के साथ एक और समझौता करता है और अजीत सिंह की पुत्री सूरज कंवर से अपना विवाह करता है और यहाँ भी वो वही शर्त स्वीकार कर लेता है कि सूरज कंवर के गर्भ से होने वाला बेटा ही मेरे बाद आमेर की गद्दी पर बैठेगा। अब सवाई जय सिंह के पास राजस्थान की दो बड़ी रियासतों का समर्थन मिल चुका था। अतः बहादुर शाह प्रथम जो मुज्जम है वो दबाव में आता है और सवाई जय सिंह को पुनः आमेर का राजा स्वीकार कर लेता है। सवाई जय सिंह का तो काम हो गया, उसका तो कांटा निकल गया, लेकिन अब एक जयपुर राज्य में उत्तराधिकार के संघर्ष का बीजारोपण वो कर गया। दोस्तों ध्यान से सुनो, चंद्र कंवर के गर्भ से जो बेटा पैदा हुआ उसका तो नाम था माधो सिंह प्रथम, माधो सिंह प्रथम। ठीक है, जो ऑप्शन में भी है आपके फर्स्ट में मैंने लिखा है ऑप्शन माधो सिंह प्रथम। और इस सूरज कंवर के गर्भ से जो बेटा पैदा हुआ उसका नाम रखा ईश्वर सिंह। क्या नाम रखा, ईश्वर सिंह रखा है उसका नाम। ठीक है, अब चूंकि दोनों की माओं से या दोनों के नानाओं से, माधो सिंह का नाना तो लगेगा अमर सिंह द्वितीय और ईश्वर सिंह का नाना कौन हुआ, अजीत सिंह जो मारवाड़ का राजा था। दोनों के ही नाना बड़े पावरफुल थे, यानी दोनों का ननिहाल, एक का ननिहाल मेवाड़ में था और एक का ननिहाल मारवाड़ में था। तो दोनों की स्थितियां मजबूत थी और सवाई जय सिंह की मृत्यु के बाद इन दोनों भाइयों के मध्य उत्तराधिकार के संघर्ष हुए और इस उत्तराधिकार के संघर्ष के अंतर्गत दो बड़े युद्ध लड़े गए। एक युद्ध का नाम है राजमहल का युद्ध 1747 और दूसरे युद्ध का नाम है बगरू युद्ध 1748। और इन दोनों युद्धों के अंतर्गत ये चीज़ सामने निकल कर आई कि राजा बनेगा कौन, ईश्वर सिंह। ठीक है, चूँकि ये प्रश्न दिखने में तो बड़ा आसान था, लेकिन इस प्रश्न के अंदर एक गहरी राजस्थान के इतिहास की एक कहानी थी जो मैंने आपके सामने कही।
तो ऑप्शन के आधार पर अगर हम देखते हैं तो ऑप्शन सी इसका सही होता है। सवाई जयसिंह के पश्चात आमेर या जयपुर की गद्दी पर बैठने वाला जो शासक था वो ईश्वर सिंह था। ठीक है मित्रों, इस प्रश्न को पढ़ लेने के बाद आपकी स्क्रीन पर एक दूसरा प्रश्न आया है और वो प्रश्न कहता है मुगलों से निरंतर संघर्ष करने वाला, मुगलों से निरंतर संघर्ष करने वाला मारवाड़ का शासक कौन था? मुगलों से निरंतर संघर्ष करने वाला मारवाड़ का शासक का क्या नाम था? यानी यहाँ पर कुछ मारवाड़ के शासक दिए गए हैं और आपको ये देखना है कि इनमें से ऐसा कौन सा राजा था जो जीवन पर्यंत तक मुगलों से निरंतर संघर्ष करता रहा। ऑप्शन ए मालदेव। आप सभी को पता है मालदेव का संघर्ष कभी मुगलों से नहीं हुआ। हाँ, मालदेव का संघर्ष एक अफगान राजा के साथ हुआ था जिसे शेर शाह सूरी कहा जाता है और शेर शाह सूरी से मालदेव का जो संघर्ष हुआ उसे गिरी सुमेल का युद्ध 1544 कहा जाता है। तो यहाँ पर मालदेव गलत साबित हुआ। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है जसवंत सिंह। आप सभी लोग जानते हैं मारवाड़ में 2 जसवंत सिंह हुए, एक का नाम जसवंत सिंह प्रथम और दूसरे का नाम जगत सिंह द्वितीय। जगत सिंह प्रथम मुगलों का दुश्मन नहीं, शत्रु नहीं, बैरी नहीं, बल्कि एक सहयोगी हुआ करता था। आप सभी को पता है जसवंत सिंह शाहजहां और औरंगजेब दोनों के दरबार में सेवा दे चुका था। इसकी मुगलों के साथ में बड़ी अच्छी टूनिंग थी, बड़ी अच्छी इनके अंदर सामंजस्य था। तो यहाँ पर जसवंत सिंह जो नाम है वो भी गलत साबित हुआ। ठीक है, अगर हम चौथे ऑप्शन की बात करें तो चौथा ऑप्शन है उदय सिंह, जिन्हें मोटा राजा उदय सिंह कहा जाता है। और आप सभी जानते हैं मोटा राजा उदय सिंह मारवाड़ का वो पहला शासक था जिसने मुगलों के साथ मैत्रीय संबंध स्थापित किए और न केवल मैत्रीय संबंध स्थापित किए बल्कि उसने मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए। तो यहाँ हम चौथे ऑप्शन को भी नकार सकते हैं और खारिज कर सकते हैं। अब तीसरा जो ऑप्शन है वो सही होगा। जब 3 ऑप्शन हमने गलत कर ही दिए तो तीसरा ऑप्शन तो सही होगा ही होगा। और वो तीसरा ऑप्शन क्या है? चंद्रसेन। चंद्रसेन का राज्याभिषेक उसके पिता की मृत्यु के बाद 1562 में हुआ। 1562 में गद्दी पर बैठते ही अकबर ने हुसैन कुली खां नामक एक मुगल सेनापति को सेना देकर इसे पराजित करने के लिए भेजा। हुसैन कुली खां ने जोधपुर पर आक्रमण किया, चंद्रसेन को पराजित किया और चंद्रसेन को जोधपुर से निष्कासित कर दिया। इसके बाद चंद्रसेन पूरे जीवन पर्यंत अर्थात 1581 में जब तक चंद्रसेन की मृत्यु नहीं हुई तब तक वो बराबर मुगलों से संघर्ष करता रहा। चंद्रसेन के बारे में आप लोग सभी जानते हैं, इन्हें मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है। मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि प्रताप की भांति ही, महाराणा प्रताप की भांति इन्होंने पूरे जीवन पर्यंत अकबर से संघर्ष किया था। अतः इन्हें मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है। इन्हें प्रताप का अग्रगामी भी कहा जाता है। प्रताप का अग्रगामी क्यों कहा जाता है इन्हें? आइए इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। इन्हें प्रताप का अग्रगामी इसलिए कहा जाता है क्योंकि महाराणा प्रताप के संघर्ष की शुरुआत 1576 के हल्दी घाटी युद्ध के बाद हुई, जबकि अगर हम बात करें तो महाराणा प्रताप से 14 साल पहले यानी 1562 में ही चंद्रसेन
इस संघर्ष का सूत्रपात कर चुका था। तो महाराणा प्रताप ने जो अकबर से संघर्ष की जो शुरुआत की थी, उसके कई साल पहले चंद्रसेन अकबर से संघर्ष की शुरुआत कर चुका था। अतः इन्हें प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है। तीसरा इनके बारे में कहा जाता है मारवाड़ का भूला बिसरा राजा। मारवाड़ का विस्मृत या भूला बिसरा राजा। पता है क्यों? क्योंकि चंद्रसेन जब गद्दी पर बैठा तो सबको पता था कि भाई चंद्रसेन गद्दी पर बैठ गया, लेकिन गद्दी पर बैठते ही इसे गद्दी छोड़कर जंगल और वनों की शरण लेनी पड़ी और जीवन पर्यंत ये कभी दोबारा गद्दी पर नहीं बैठ सका। तो लोगों की स्मृति में ये अपनी वो छाप नहीं छोड़ पाया, चाहे निर्माण कार्यों के माध्यम से, चाहे प्रशासनिक सुधारों के माध्यम से, चाहे जनता के प्रति उदारवादी नीति के अंतर्गत, किसी भी तरह से ये मारवाड़ की जनता के मस्तिष्क में अपना प्रभाव नहीं छोड़ पाया। अतः इसे मारवाड़ का भूला बिसरा राजा भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इस प्रश्न को पढ़ लेने के बाद अब हम तीसरे प्रश्न के ऊपर चर्चा करें। और प्रश्न राजस्थान के एकीकरण से संबंधित आपकी स्क्रीन पर आया हुआ है और ये प्रश्न कहता है कि संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया या किसे नियुक्त किया गया। आप सभी विद्वान साथियों को ये पता है कि राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में पूर्ण हुआ। पहला चरण मत्स्य संघ कहलाता है, मत्स्य संघ कहलाता है और मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था शोभा राम कुमावत को। दूसरे चरण में राजस्थान का जब दूसरा चरण हुआ तो उसका नाम रखा गया पूर्व राजस्थान, और पूर्व राजस्थान की बागडोर जिस व्यक्ति को सौंपी गई थी उनका नाम था गोकुल लाल असावा। तीसरे चरण में राजस्थान का नाम रखा गया संयुक्त राजस्थान। क्या रखा गया? संयुक्त राजस्थान रखा गया। और संयुक्त राजस्थान का जो प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था वो उदयपुर प्रजामंडल के एक कद्दावर नेता थे जिनको माणिक लाल वर्मा कहा जाता है। माणिक लाल वर्मा कहा जाता है। इसके बाद राजस्थान का जो चौथा चरण हुआ उस चौथे चरण को व्रत राजस्थान कहा जाता है और व्रत राजस्थान का जो प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था उन्हें हीरालाल शास्त्री कहा जाता है। तो यहाँ पर संयुक्त राजस्थान के बारे में बात कर रहा है और मैंने आपको बताया था संयुक्त राजस्थान का जो प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था वो कौन था? माणिक लाल वर्मा। तो इन ऑप्शनों के आधार पर, जैसे ऑप्शन पहला है बलवंत सिंह मेहता कभी भी राजस्थान के मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री जैसे पद पर आसीन नहीं हुए, तो ये पहला ऑप्शन आपका खारिज हुआ। दूसरा ऑप्शन है हीरालाल शास्त्री राजस्थान में प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए थे और आगे चलकर ये राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री या मनोनीत मुख्यमंत्री बने। लेकिन ये पूछ रहा है संयुक्त राजस्थान का, जबकि मैंने आपको बताया व्रत राजस्थान में हीरालाल शास्त्री को किया गया था। तो यहाँ दूसरा ऑप्शन भी क्या हुआ? आपका गलत साबित हुआ। गोकुल लाल असावा राजस्थान में प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए थे, लेकिन मैंने गोकुल लाल जी का नाम कहाँ लिख रखा है? पूर्व राजस्थान में। ठीक है। और संयुक्त राजस्थान में प्रधानमंत्री कौन नियुक्त किए गए? तो यहाँ उत्तर चौथा सही है और चौथा उत्तर है माणिक लाल वर्मा। ठीक है मित्रों, इस प्रकार हमने 4 प्रश्न सोल्व किए। अब बारी आ रही है 5वें प्रश्न की। 5वां प्रश्न राजस्थान के साहित्यों से संबंधित है। एक तरफ राजस्थान के कुछ प्रसिद्ध साहित्यों के नाम है,
और दूसरी तरफ राजस्थान के प्रसिद्ध साहित्यकार या लेखकों के नाम हैं। और प्रश्न हमसे ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा युग्म सही नहीं है। देखिए, पहचानने की कोशिश कीजिए, उत्तर दीजिए। पहला ऑप्शन है बीसलदेव रासो, और बीसलदेव रासो के साथ लिखा है नरपति नाहल्ल। आप सभी लोग जानते हो ये युग्म सही है, क्योंकि बीसलदेव रासो का रचयिता है नरपति नाहल्ल, तो ये युग्म क्या है, सही है। दूसरा ऑप्शन है खुमान रासो। मेवाड़ के राजा खुमान के जीवन चरित्र के ऊपर दलपत विजय ने एक शानदार ग्रंथ लिखा है जिसको खुमान रासो कहा जाता है। तो यहाँ खुमान रासो के साथ दलपत विजय लिखा हुआ है, तो इसमें बिल्कुल संदेह नहीं करना। ये दूसरा जो ऑप्शन है ये भी इस मतलब जो युग्म है वो भी क्या है, सही है। तीसरा युग्म है वैली कृष्ण रुक्मणी री, और सामने लिखा हुआ है पृथ्वीराज राठौड़, तो ये युग्म भी क्या है, सही है। हमें तो गलत ढूंढना है। पृथ्वीराज राठौड़ जिन्हें डिंगल भाषा का हेरोस कहा जाता है, बीकानेर के राजा राय सिंह के ये भाई हुआ करते थे, और इन्होंने वैली कृष्ण रुक्मणी री नामक ग्रंथ लिखा। तो यहाँ तीसरा जो युग्म है वो भी सही है। प्रश्न हमसे सही नहीं बल्कि गलत पूछ रहा है, तो चौथे ऑप्शन के ऊपर विचार करें। यहाँ किताब का नाम तो लिखा हुआ है राव जयसिरो छंद, और सामने लिखा हुआ है शिवदास गाढ़न। तो मित्रों, आप सभी लोग जानते हैं राव जयसिरो छंद नामक पुस्तक को लिखा था बीठू सूजा नामक व्यक्ति ने इसे लिखा था, और ये हमें बीकानेर के राजा राव जैतसी के बारे में जानकारी का एक उत्तम स्रोत माना जाता है, या ये हमें बीकानेर के राजा राव जैतसी के बारे में जानकारी देता है, बीठू सूजा द्वारा लिखा गया था। और शिवदास गाढ़न की जो पुस्तक है उसका नाम है अचल दास खींची री वचनिका। ठीक है, तो यहाँ इसने क्या है, उल्टा सीधा काम कर दिया। अचलदास खींची जोधपुर के अचलदास खींची गागरोन के राजा हुआ करते थे, और अचलदास खींची के जीवन चरित्र के ऊपर शिवदास गाढ़न ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है अचलदास खींची री वचनिका। तो प्रश्न के हिसाब से हमें गलत युग्म ढूंढना था, तो हमारी खोज खत्म होती है चौथे ऑप्शन पर। तो चौथा जो ऑप्शन है इसमें जो युग्म दिया गया है वो बिल्कुल गलत है। तो यहाँ आपका जो प्रश्न है उसका उत्तर सही होगा डी। इन 5 प्रश्नों को पढ़ लेने के बाद में अब हम छठे प्रश्न की ओर चलते हैं, और छठा प्रश्न हमसे कहता है, जो कि एक सांस्कृतिक कार्यक्रम से संबंधित है, राजस्थान में किस जिले में पत्थर मार होली प्रसिद्ध है। यानी यहाँ आपको ढूंढना है वो जिला जहाँ पर पत्थर मार होली खेली जाती है, अर्थात वह जगह जहाँ महिलाओं द्वारा पुरुषों के ऊपर पत्थर फेंके जाते हैं। तो हमें वो जिला ढूंढना है। ऑप्शन ए पर हमें लिखा हुआ है करौली। ठीक है, करौली में एक विशेष होली तो खेली जाती है, लेकिन उस होली को कहा जाता है लठमार होली। क्या कहा जाता है, लठमार होली कहा जाता है। तो हमें तो ढूंढना है कौन सी, पत्थर मार होली हमें ढूंढना है। ठीक है, तो पहला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल गलत हुआ, क्योंकि करौली में जो खेली जाती है, करौली में जो होली खेली जाती है उसे कहा जाता है लठमार होली, जो कि करौली के पर्टिकुलर एक स्थान पर खेली जाती है, जो है महावीर जी। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास में, आप फैन बंद कर दीजिए प्लीज़,
आवाज़ जा रही है ना, रिकॉर्ड हो रहा है, ये लाइव जा रही है यूट्यूब पर, तो आप फैन बंद कर दीजिए प्लीज़। तो दूसरा जो ऑप्शन है वो है आपका जैसलमेर। जैसलमेर भी एक विचित्र होली के लिए राजस्थान में प्रसिद्ध है और यहाँ होली खेली जाती है। उस होली का नाम है कंकड़ मार होली। इसमें क्या होता है, होली खेलने वाले लोग एक दूसरे के ऊपर कंकड़ों का प्रहार करते हैं, अतः इस होली को कहा जाता है कंकड़ मार होली। लेकिन हमें ढूंढना क्या है, पत्थर मार होली हमें ढूंढना है। तो दो ऑप्शन तो हमारे लिए गलत साबित हो गए। अब हम तीसरे ऑप्शन पर हम बात करें तो तीसरे नंबर पर आता है बीकानेर। बीकानेर भी अपनी एक विचित्र होली के लिए पूरे संसार भर में प्रसिद्ध है। यहाँ जो होली खेली जाती है उस होली का नाम है डेगची मार होली। कौन सी होली खेली जाती है यहाँ पर, डेगची मार होली खेली जाती है, जबकि हमें ढूंढना है पत्थर मार होली को। तो अब बचा हुआ ऑप्शन तो बाड़मेर है और ये तो सही होगा ही होगा। तो याद रखना, बाड़मेर में जो होली खेली जाती है उसे कहा जाता है पत्थर मार होली कहा जाता है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना था, इस प्रश्न के आंसर में हमारा जो चौथा ऑप्शन है या ऑप्शन डी जो है वो सही माना जाएगा। तो इस प्रश्न के माध्यम से हमने राजस्थान में आयोजित होने वाली कुछ विचित्र होलियों के बारे में सीखा। तो याद रखना, लठमार होली का संबंध है करौली से, कंकड़मार होली का संबंध है आपके जैसलमेर से, बीकानेर से संबंधित है डेगची मार और पत्थरमार होली का संबंध है आपके बाड़मेर से। इसके अलावा भी राजस्थान में फूलमार होली, गाप फाड़ होली, दूध दही की होली, बादशाह की होली, गीली होली, ठीक है, आपके देवर भाभी की होली, इस प्रकार की होलियां राजस्थान में और खेली जाती है। तो यहाँ प्रश्न की व्याख्या मैंने आपके सामने की। तो इसमें जो प्रश्न का उत्तर होगा वो उत्तर होगा 4 नंबर पर। अब बात आते हैं छठे प्रश्न के ऊपर, हम लोग बात करते हैं और प्रश्न ये कह रहा है खालसा, खाकी, नागा राजस्थान के किस संप्रदाय के भाग हैं। देखो दोस्तों, इस प्रश्न के बारे में हम बात करें तो रामस्नेही संप्रदाय के अंदर कोई विभाजन नहीं है। तो पहला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल गलत साबित हुआ। चरणदासी संप्रदाय के अंदर केवल 2 ही भाग हैं, एक तो वैरागी और दूसरा घरबारी। तो यहाँ न तो घरबारी लिखा हुआ है और ना ही यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बैरागी लिखा हुआ है। तो जो तीसरा जो ऑप्शन है वो भी गलत साबित हुआ। लालदासी संप्रदाय है, उसका कोई डिवाइडेशन नहीं है, कोई इसका भाग नहीं है। तो चौथा जो ऑप्शन है वो भी गलत साबित हुआ। यहाँ बात करेंगे हम दादू पंथ के ऊपर। तो आप सभी लोग जानते हो दादू पंथ में 5 भाग हैं। जैसे उत्तराढ़ी, एक भाग तो कहलाता है उत्तराढ़ी, दूसरा कहलाता है वैरागी, तीसरा है खालसा, चौथा है खाकी और 5वां है नागा। ठीक है, वो दादूपंथी लोग जो राजस्थान को छोड़कर उत्तरी भारत के राज्यों में जाकर बस जाते हैं उन्हें कहा गया उत्तराढ़ी। जो संसार की मोह माया त्याग कर एक संत की भांति अपना जीवन जीना शुरू कर देते हैं वो कहलाए बैरागी। जो दादूपंथ की प्रमुख गद्दी नरेना से संबंधित रहे वो कहलाए खालसा। और जिन्होंने अपने शरीर पर भस्म रमाना शुरू कर दिया, राख लगाना शुरू कर दिया, वो कहलाए खाकी। और जो सैन्य सेवाओं में अपने आप को शामिल कर लेते हैं वो कहलाए नागा। तो यहाँ पर खालसा, खाकी और नागा राजस्थान के किस संप्रदाय के भाग हैं? तो आपको उत्तर देना है दादू पंथ। क्या उत्तर देना है? दादू पंथ उत्तर देना है। ठीक है,
तो यहाँ जो 7वां जो प्रश्न था, हमने जो अभी सोल्व किया था, वो उसके अंतर्गत दादू पंथ आंसर सही था। अब जो प्रश्न आया है वो राजस्थान के एकीकरण से संबंधित आया हुआ है। प्रश्न बड़ा ही रोचक है और पूछे जाने लायक प्रश्न है। मत्स्य संघ के प्रशासन को चलाने के लिए यहाँ मत्स्य संघ का प्रयोग किया गया है। आप सभी लोग जानते हैं राजस्थान के एकीकरण का प्रथम चरण जो 18 मार्च 1948 को अस्तित्व में आया था, उसको हम मत्स्य संघ कहते हैं। प्रश्न ये कहता है कि मत्स्य संघ के प्रशासन को चलाने के लिए जो मंत्रिमंडल गठित किया गया था, उस मंत्रिमंडल में निम्न में से कौन सा व्यक्ति शामिल नहीं था। ठीक है, प्रश्न ये कहता है। देखिए, आप सब लोग जानते हैं कि जब मत्स्य संघ का गठन किया गया था तो इसमें राजस्थान की 4 रियासतें, जैसे एक का नाम है अलवर, दूसरी का नाम है भरतपुर, तीसरी का नाम है धौलपुर और चौथी का नाम है करौली, इन्हें मिलाकर ही मत्स्य संघ का निर्माण किया गया था। तो मत्स्य संघ को सुचारू रूप से चलाया जा सके, इसके प्रशासन में कोई गतिरोध पैदा ना हो, इसके लिए सभी रियासतों से एक एक मंत्री लिया गया था। जैसे अलवर से लिए गए थे मास्टर भोलानाथ। अलवर राज्य से मास्टर भोलानाथ को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था। डॉक्टर मंगल सिंह को धौलपुर से शामिल किया गया था। यानी हर रियासत को एक मंत्री पद दिया गया था ताकि प्रशासन को चलाने में किसी भी रियासत अपने साथ भेदभाव महसूस ना करे, इसलिए हर रियासत को दे दिया गया था, एक एक मंत्री पद दे दिया गया था। चिरंजी लाल जी को करौली से लिया गया था और भरतपुर से लिया गया था आदित्येंद्र नाथ को। यहाँ आदित्येंद्र नाथ ऑप्शन में नहीं है और ऑप्शन 4 में दिखाया गया है रमेश कुमार। तो यहाँ रमेश कुमार सही होगा, क्योंकि रमेश कुमार नामक व्यक्ति कोई भी ऐसा नहीं था जो मत्स्य संघ के मंत्रिमंडल में बतौर मंत्री पद पर कार्य कर चुका था दोस्तों। तो इस प्रश्न के अंतर्गत आपको चौथा ऑप्शन आपका सही रहेगा, जिसे आपको याद करना है। अब हम नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर बात करें और अगला जो प्रश्न है वो क्या कहता है, जो एक राजस्थान की संस्कृति से जुड़ा हुआ है और वो प्रश्न ये कहता है आदिवासियों का कुंभ राजस्थान के किस मेले को कहा जाता है। इसमें पहला जो ऑप्शन है वो है रामदेव जी का मेला। देखिए, रामदेव जी का मेला ना केवल राजस्थान बल्कि उत्तरी भारत का सबसे बड़ा मेला माना जाता है। ये राजस्थान का एकमात्र ऐसा मेला है जिसके लिए रेलवे विभाग को मेला स्पेशल चलानी पड़ती है, अर्थात स्पेशल ट्रेन चलानी पड़ती है। लेकिन रामदेव जी विभिन्न सभी संप्रदाय और सभी जातियों से रिलेटेड है, तो यहाँ इस मेले में आदिवासियों के संदर्भ में ऐसा कुछ नहीं है। तो ये जो मेला है ये आदिवासियों का कुंभ नहीं कहलाता। दूसरा जो ऑप्शन है वो है पुष्कर का मेला। राजस्थान में आयोजित होने वाले मेलों में ये मेला बड़ा महत्वपूर्ण मेला माना जाता है। आप लोग सभी जानते हैं इस मेले को राजस्थान का सबसे रंगीन मेला कहा जाता है, लेकिन इस मेले में भी आदिवासियों से संबंधित ऐसा कुछ नहीं है। तो हम इस मेले को भी क्या कर देते हैं, खारिज कर देते हैं। अब आता है परबतसर का मेला, जो कि तेजाजी के नाम पर आयोजित होता है। राजस्थान में सर्वाधिक पशुओं की खरीद फरोख्त के लिए ये मेला जाना जाता है। तो ये आदिवासियों से रिलेटेड नहीं होने के कारण ऑप्शन जो 3 है वो भी हमारा क्या हुआ, गलत हुआ। अब बचा ऑप्शन कौन है हमारा चौथा, बेणेश्वर मेला, जो कि माघ पूर्णिमा को आयोजित होता है और ये
राजस्थान के एक बहुत बड़े संत माओ जी के सम्मान में आयोजित होता है। माओ जी ने लासोड़िया नामक आंदोलन चलाकर आदिवासियों में चेतना और जीवन जीने के तरीके का संचार किया था। आदिवासियों में माओ जी को बड़ा महत्व दिया जाता है, उन्हें माना जाता है। तो जब माघ पूर्णिमा को डूंगरपुर के साबला में आयोजित होने वाले इस बेणेश्वर का जब मेला आयोजित होता है, तो इस मेले में न केवल राजस्थान बल्कि मध्य प्रदेश और गुजरात के आदिवासियों का भी जमावड़ा यहाँ पर होता है। ये मेला न केवल राजस्थान बल्कि भारत बल्कि विश्व का सबसे बड़ा आदिवासियों का मेला माना जाता है। अतः इस मेले को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। तो यहाँ ऑप्शन 4 ही सही माना जाएगा। और यहाँ पर आपको याद रखना है कि बेणेश्वर में आयोजित होने वाला जो मेला है वो आदिवासियों का कुंभ या आदिवासियों का महाकुंभ कहलाता है। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर हम लोग चर्चा करें। और प्रश्न एक युद्ध से संबंधित है, यानी ये राजस्थान की राजनीति से संबंधित है। और ये कहता है कि शेरशाह सूरी के आक्रमण के समय, शेरशाह सूरी के आक्रमण के समय मारवाड़ का शासक कौन था। वापिस प्रश्न के महत्व को आप समझिए। शेरशाह सूरी 1540 में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। ये कोई ज़्यादा बड़ा अपना कार्यकाल नहीं दिखा सका और एक दुर्घटना के अंतर्गत कालिंजर के दुर्ग में बारूद फट जाने के कारण ये जलकर मर जाता है शेरशाह सूरी। तो शेरशाह सूरी का जो निधन हुआ था वो 1545 में हुआ था। अब हमें देखना है कि 1540 और 1545 के मध्य में कौन सा राजा मारवाड़ की गद्दी पर आसीन था। तो राव जोधा की बात करें तो राव जोधा तो आपको पता है 15वीं शताब्दी में हुए थे। आप सभी को पता है 1459 में इन्होंने जोधपुर नगर की स्थापना की थी और मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। तो हम इसे खारिज कर सकते हैं इस प्रश्न को दोस्तों। राव चंद्रसेन का जो कार्यकाल था वो 1562 से शुरू हुआ था। तो 1562 का मतलब क्या हुआ, शेरशाह सूरी के आक्रमण के बहुत बाद में चंद्रसेन का पर्दापण हुआ था मारवाड़ की राजनीति में। तो यहाँ पर जो दूसरा जो ऑप्शन है वो भी गलत साबित हुआ। तीसरा ऑप्शन है मोटा राजा उदय सिंह या राव उदय सिंह। राव उदय सिंह का राज्याभिषेक 1583 में हुआ था, 1583 में हुआ था। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तो शेरशाह सूरी के बहुत बाद में मारवाड़ की गद्दी पर बैठा था। अब चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ इनमें से कोई नहीं होगा। जब तीनों ऑप्शन गलत है तो आपका उत्तर कौन सा होगा, चौथा होगा। और इनमें से कोई नहीं सही होगा। लेकिन हमें ढूंढना तो है ना ऐसा कौन था दोस्तों। तो ध्यान से सुनो। इस समय पर मारवाड़ में जो राजा था उनका नाम था मालदेव। क्या नाम था, मालदेव था। जब मालदेव मारवाड़ की गद्दी पर बैठा हुआ था तो 1544 में शेरशाह सूरी ने मारवाड़ पर आक्रमण किया था। मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य एक युद्ध हुआ था जिस युद्ध को राजस्थान के इतिहास में गिरी सुमेल का युद्ध कहा जाता है। भले ही इस युद्ध में शेरशाह सूरी विजयी रहा था, लेकिन शेरशाह सूरी को भी युद्ध में जीतने के बाद ये कहना पड़ा था कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अंततः विजय श्री मेरे हाथ लगी, अन्यथा मैं आज एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत को खो बैठता। तो यहाँ पर अगर कोई नहीं के जगह पर मालदेव ऑप्शन होता तो हमें मालदेव सही करना था, लेकिन ऑप्शन आया है कि कोई नहीं। तो यहाँ कोई नहीं ही सही है हमारे लिए दोस्तों। ठीक है, अब हम नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर हम बात करें जो कि राजस्थान के एक प्रसिद्ध नृत्य से संबंधित है। और प्रश्न ये कहता है कि सुगनी नृत्य का संबंध, यहाँ एक नृत्य दिया गया है
उस नृत्य का नाम है सुगनी नृत्य। ठीक है, और ये हमसे ये पूछ रहा है कि सुगनी नृत्य का संबंध कौन सी जाति से है। यहाँ ऑप्शन में पहली जाति दी गई है भिगोना, दूसरी जाति है गोइया, तीसरी जाति है भील, और चौथा जो ऑप्शन दिया है वो दिया है एबे दोनों। अब ध्यान से सुनेंगे। सुगनी नृत्य का संबंध या सुगनी जो शब्द है उसका अर्थ है खुशबू या सुगंध। राजस्थान में दो जातियां, एक का नाम है भिगोना और दूसरी का नाम है गोइया। इन दोनों जातियों में एक रिवाज है, उस रिवाज के अंतर्गत इन जातियों के पुरुष और महिला अपने शरीर पर सुगंधित जड़ी बूटियों का लेप लगाकर डांस करते हैं, नृत्य करते हैं। और इस नृत्य में महिला और पुरुष दोनों ही क्या होते हैं, शामिल होते हैं। यहाँ सुगंधित जड़ी बूटियों का लेप लगाने के पीछे जो देह है वो ये है विपरीत लिंग को आकर्षित करना। यानी महिलाएं कुछ इस प्रकार की खुशबू अपने शरीर पर लगाती हैं जो पुरुषों को अट्रैक्टिव करती हैं, और पुरुष कुछ ऐसी जड़ी बूटियों की खुशबू अपने शरीर पर लगाते हैं जो महिलाओं को अट्रैक्टिव करती हैं। और इस नृत्य के अंत में जोड़े बनाए जाते हैं और उनका फिर विवाह करवाया जाता है। तो ये नृत्य एक प्रकार से जीवन साथी के चयन का माध्यम बनता है। और ये दोनों ही जातियां जो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में लिखी गई है, यानी भिगोना और गोइया जाति में प्रचलित है, तो अतः प्रश्न के आधार पर यहाँ ऑप्शन सही होगा ए बे दोनों। ठीक है मित्रों, तो आज हमने राजस्थान के कला संस्कृति और राजस्थान के इतिहास के संदर्भ में बेहतरीन प्रश्नों का कलेक्शन आपके सामने पेश किया। मैंने इन सभी प्रश्नों के न केवल उत्तर आपके सामने दिए, बल्कि मैंने इन प्रश्नों की व्याख्या भी की, ताकि आप इन प्रश्नों से दो कदम आगे चलकर आप उन बातों को समझ सकें जो आपकी भावी परीक्षाओं में भी पूछी जा सकती है। तो आज की ये क्लास यहीं समाप्त होती है। कल मैं इसी समय यानी शाम को 6 बजे आपका फिर इंतज़ार करूंगा और आप सभी को राजस्थान के इतिहास और कला संस्कृति के संदर्भ में बेहतरीन प्रश्नों को सोल्व करवाऊंगा। अतः आज के लिए मैं विदा चाहता हूं। मैं हरिओम शर्मा आपसे विदा लेता हूं, इस वादे के साथ कि कल फिर हमारी मुलाकात इसी समय इसी मंच पर अर्थात फोकस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।